फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज चंदेल स्टडी मटेरियल। जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर क्लास 9, 10th बायोलॉजी, उसके साथ साथ क्लास 10th मैथ और 7th साइंस को स्टार्ट किया था। तो आज की लेक्चर सीरीज से हम इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा चंदेल स्टडी मटेरियल है, इसके ऊपर हम क्लास 11th की लेक्चर सीरीज बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की लेक्चर सीरीज में हमने क्लास 11th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है और हम फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है और किस किस क्वेश्चन के साथ हमें डील करना है। तो क्लास 11th का जो आपका सबसे पहला चैप्टर आएगा दैट इज चैप्टर फर्स्ट। क्लास 11th में जो आपका चैप्टर फर्स्ट आएगा, उस चैप्टर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर वाज द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम क्या आएगा? द लिविंग वर्ल्ड आपका क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में जो हमें मेन कंटेंट देखने हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनेगा दैट इज व्हाट इज लिविंग। कि अगर हमारा चैप्टर का नाम ही द लिविंग वर्ल्ड है तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे कि लिविंग क्या होता है। उसके बाद लिविंग के बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर के बाद हम हायरार्ची देखेंगे, जो हमने क्लास 9th में पढ़नी है। उसके बाद हायरार्ची के बाद हमने इस चैप्टर में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स एंड कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है व्हाट इज लिविंग। तो हम देखते हैं कि लिविंग्स में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो नॉन लिविंग से उनको क्या करती है, अलग करती है। तो लिविंग्स की जो हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और हम इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि लिविंग्स की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। तो लिविंग बीइंग्स की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है वो कौन सी आती है? यहां हम लिविंग बीइंग्स, लिविंग को बोलेंगे सिंपल में। तो पहले हम बोले लिविंग क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं लिविंग वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या कहते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा कि लिविंग कौन से होते हैं। लिविंग वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, उसके बाद रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं ग्रोथ। तो लिविंग की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ की डिफाइन देना चाहें तो ग्रोथ की डिफाइन क्या होगी? तो हम ग्रोथ की डिफाइन लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द increase in the size as well as weight of an organism। तो हमने यहां पे देखा ग्रोथ के दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंक्रीज किस में होगा? पहले तो साइज में होगा और दूसरा किस में होगा? वेट में होगा। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिविंग की ली वो कौन सी है? ग्रोथ। ग्रोथ में हमने लिया इंक्रीज इन साइज और वेट। क्या हम ग्रोथ को सिर्फ लिविंग्स की कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं? तो हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं किसकी? माउंटेन की। आपको पता है माउंटेन है तो माउंटेन भी क्या करती है? साइज में ग्रो करती है। ठीक है, माउंटेन का भी क्या होता है? वेट होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं माउंटेन भी इनडायरेक्टली ग्रोथ शो कर रही है? हम नहीं बोल सकते माउंटेन ग्रोथ को शो कर रही है। सिमिलरली मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक डस्टर पड़ा हुआ है। मेरे पास ये डस्टर पड़ा हुआ है। अगर मैं इस डस्टर को इस जगह पे ऐसे अटैच करके अगले 50 साल के लिए रख दूं और 50 साल के बाद आके इसको उठाऊं तो क्या इस डस्टर का साइज और वेट बड़ा हुआ होगा? ऑब्वियसली इसका साइज तो बड़ा नहीं हो सकता है पर इसका वेट जरूर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डस्टर यहीं पे अटैच रहता है तो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होंगे। डस्ट पार्टिकल्स जो आएंगे वो इसके ऊपर अटैच होंगे और इसके वेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो
मेन पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, यो लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ जो लिविंग बीइंग्स में हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, हमारी बॉडी के अंदर से हो रही है। पर माउंटेन और डस्टर के केस में आउटसाइड एनवायरनमेंट हेल्प कर रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स, growth in human beings takes place from internal factors। जो ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल फैक्टर से हो रही है। पर अगर हम माउंटेन्स या डस्टर की बात करें, यहां पे कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, आउटसाइड फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हम एक फीचर तो बोल सकते हैं पर पर्टिकुलर फीचर नहीं बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स का। तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रोथ इज नॉट ए पेक्यूलर फीचर ऑफ लिविंग। जो ग्रोथ है वो लिविंग का एक पेक्यूलर, एक इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। इसी तरह हम दूसरा फंक्शन लेंगे, यहां पे हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे। जो हमने लिखा था सेकेंड फंक्शन हमारा कौन सा आ रहा था, रिप्रोडक्शन। सेकेंड फीचर हमारा जो हम बात कर रहे थे यहां पे लिविंग में, सेकेंड फीचर हमारा कौन सा आना था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो हम लिखते हैं प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हम यंग वंस को बर्थ देते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वेश्चन तो हमारा यहां पे आएगा। तो हम बोलते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल आपकी आएगी म्यूल की। आप सभी को पता है म्यूल किससे बना होता है, म्यूल इज द हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। म्यूल डंकी और हॉर्स का हाइब्रिड होता है। और म्यूल क्या होता है, इट इज स्ट्राइक, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हम कैसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन लिविंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है। भाई म्यूल भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी भाषा में खच्चर बोलते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें, कई ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यो क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स यो स्ट्राइल होते हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। या दूसरी साइड पे अगर हम एग्जांपल लें, मैं स्टोन की एग्जांपल लेता हूं। तो अगर मैं स्टोन लूं तो मैं, ये एक स्टोन है, इस स्टोन को तोड़ दूं तो इस स्टोन के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या ये रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं भाई यहाँ पे भी। पर यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। पर यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें होनी चाहिए थी, पर नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट ए पेक्यूलर फीचर ऑफ लिविंग। जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग का द्वारा से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अब हम तीसरा फंक्शन लेंगे जो हमने यहां पे लिखा था, दैट इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब हम देखेंगे कि जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना होता है क्या वो एक पर्टिकुलर फीचर है। तो थर्ड हमारा कौन सा आएगा, दैट इज रिस्पॉन्ड टू, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है, इट इज द पर्टिकुलर फीचर ऑफ लिविंग। क्योंकि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मान लो सर्दियों का टाइम आ गया तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं, क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी पहनते हैं, प्लांट, यो स्टोन होता है, या हमारी चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस, एक डस्टर, मार्कर, बोर्ड मैंने पकड़ा हुआ, क्या ये भी पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ओनली लिविंग बीइंग्स, सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही होते हैं जो स्टिमुलस को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई
इज ए पेक्यूलर फीचर ऑफ लिविंग। ये जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है ये एक पेक्यूलर फीचर है किसका, लिविंग का। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा मेटाबॉलिज्म। आप सभी इस वर्ड से फैमिलियर होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शंस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हो सकती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, ब्रेकडाउन होती है, तो कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, खाना खाना जब ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज होती है वहां से। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, प्रोटीन्स होते हैं टूट के अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और अमाइनो एसिड टूट के किसको बनाते हैं, प्रोटीन्स को। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज द केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या आ गया, केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और ये भी क्या है, एक पेक्यूलर फीचर है लिविंग का। उसके बाद आप और भी कई सारे फीचर दे सकते हो, जैसे लिविंग बीइंग्स क्या शो करते हैं, लिविंग बीइंग्स शोस मूवमेंट। लिविंग बीइंग्स मूवमेंट शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप शो कर सकते हो कि लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, लिविंग बीइंग्स रेस्पायर करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स रेस्पायर नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप शो कर सकते हो कि लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल नहीं करते हैं। लिविंग बीइंग्स में आप कोई भी लाइफ प्रोसेस लिख सकते हो। लिविंग बीइंग्स क्या शो करते हैं, सर्कुलेशन शो करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स सर्कुलेशन शो नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप और भी कई सारे फीचर्स के बारे में बात यहां पे कर सकते हो। तो हमने जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया कि लिविंग क्या होते हैं, जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्रोथ के बारे में देखा, साइज और वेट का इंक्रीज होना ह्यूमंस में इंटरनल फैक्टर्स में होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटर्नल फैक्टर। पर हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर फीचर नहीं बोल सकते लिविंग बीइंग्स का। सेम केस रिप्रोडक्शन का देखा, यहाँ पे हमने म्यूल और ह्यूमन बीइंग्स के केस में बात की। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मैं आपको रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई की एक एग्जांपल से समझा देता हूं। कई बार बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यो पर्सन किस में होता है, पर्सन इन कोमा। यो पर्सन कोमा में होता है, आपने देखा होगा कोमा में यो पर्सन होता है वो रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है, उसके आगे कुछ भी आए वो बोलता नहीं है। पर हम इससे ये तो ना बोल सकते कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, डॉक्टर उसकी बॉडी में कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है और उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, इट मींस ही इज रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। और उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म को देखा, मूवमेंट को देखा। अब हम जो सेकेंड टॉपिक हमारा द लिविंग वर्ल्ड में अभी करेंगे वो हमारा कौन सा आएगा, नॉमेनक्लेचर का टॉपिक होगा। और नॉमेनक्लेचर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें बात करेंगे, हायरार्ची की बात करेंगे, यहाँ पे हम किंगडम स्पीसीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें, जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले, नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ए स्पीसीज। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है एक स्पीसीज को क्या करना, हमने नाम देना है। अब नॉमेनक्लेचर को नाम देने के लिए हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स होती हैं, एक जिसका नाम क्या होता है ICBN और सेकंड होता है ICZN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल नेम एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जोलॉजिकल नेम। तो ये आपका आएगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल नेम और दूसरा कौन सा आएगा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जोलॉजिकल नेम। तो ये क्या कहते हैं, किसी भी चीज को नाम देते हैं। अब नॉमेनक्लेचर का पहला रूल क्या होता है, पहला रूल होता है टू नेम, दो नाम देने हैं हमने। जो दो नाम देने हैं उसके बेसिस पे ही हम जिस नॉमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, बाइनोमियल
नॉमेनक्लेचर हम उसको बोलते हैं। क्योंकि हमने स्पीसीज को दो नाम देने हैं, तो दो नाम के बेसिस पे हम उसको नाम दे देते हैं। ये हमारा कौन सा नाम होता है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। जिस साइंटिस्ट का नाम क्या है? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज कार्लस लाइनियस। ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर हमने द फर्स्ट नेम, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं, एक जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है। द फर्स्ट लेटर, क्योंकि बाई का मतलब ही दो होता है, बाई का मतलब दो, तो एक नाम कौन सा आएगा? जेनेरिक, जिसको हम जीनस बोलते हैं, और दूसरा नाम आएगा स्पीसीज नेम। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस should always be the first name letter of the genus, जो पहला लेटर जीनस का, should always be written in capital letter। तो जो जीनस का पहला लेटर है वो किस में होना चाहिए? जीनस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारा इसी के साथ बन जाएगा द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीसीज नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर, जो हमारा स्पीसीज का पहला लेटर आ रहा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीसीज नेम, जो पहला लेटर स्पीसीज नेम का, वो किस में होना चाहिए? शुड बी रिटर्न इन स्मॉल लेटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा कौन सा आएगा? इफ द नेम, अगर हमने नाम को क्या करना है? इफ द नेम इज टाइप, अगर हमने नेम को टाइप करना है तो उसको किसमें टाइप करना है? इटैलिक्स में टाइप करना है। ठीक है। और सेकंड, अगर हमने क्या करना है? इफ द नेम इज टू बी हैंड रिटन, अगर नेम को हैंड रिटन करना, हमने हाथ से लिखना है, तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी अंडरलाइंड। तो उसको हमें क्या करना चाहिए? अंडरलाइन करना चाहिए। अब हम दो तीन रूल और देखते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर के, कि नॉमेनक्लेचर के और रूल्स क्या होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट रूल आता है, जैसे हमने अभी किया कि हमने उसको अंडरलाइन करना है, तो जो हमारा जीनस और स्पीसीज नेम होगा, इन दोनों को अंडरलाइन अलग अलग किया जाएगा। दैट इज जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, या स्पीसीज नेम, जेनेरिक जीनस के लिए आ जाएगा, जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम should be underlined separately। ठीक है। तो हमने इसको सेपरेटली लिखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, इफ द नेम ऑफ द सब स्पीसीज, अगर हमने सब स्पीसीज का नाम लिखना होगा जो स्पीसीज से भी छोटी होगी, इफ द नेम ऑफ द सब स्पीसीज इज टू बी रिटर्न, इफ द नेम ऑफ द सब स्पीसीज इज टू बी रिटर्न, it should also be written in small letter। उसको भी हमने स्मॉल लेटर में लिखना है। पर अगर हम सब स्पीसीज को लिखेंगे तो एक जीनस हो जाएगा, एक स्पीसीज हो जाएगा, एक सब स्पीसीज हो जाएगा। तो ये तीनों मिलके एक और नॉमेनक्लेचर को बनाते हैं, जिसको हम कौन सा नॉमेनक्लेचर बोलते हैं? जिसको हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। पर हमारे सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट और बता देता हूं, मेरे को ज्यादा आ गया।
जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। नॉमेनक्लेचर हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि ये जो लैटिन लैंग्वेज होती है ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब है जैसे आज के जमाने में हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। मीन्स की मीनिंग तो वही रहता है पर उसके जो इंग्लिश में होते हैं मीनिंग सेंटेंस बोलने का तरीका वो चेंज होता रहता है। पर ये जो लैटिन है ये डेड लैंग्वेज है, मतलब ये लैंग्वेज खत्म हो चुकी है तो इसमें कोई भी चेंज होने का मीन्स की चांस नहीं रहता है। तो इसलिए हम जो भी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन व्हाट इज लिविंग को कंप्लीट किया, साथ में हमने नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस का पता चल जाए। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम हाईरार्ची को डिस्कस करेंगे और हाईरार्ची के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स होगा उसको डिस्कस करेंगे और फर्स्ट चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।